हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड परीक्षा 12th के लिए हिंदी जो शीर्षक है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन का मैं आज सारांश लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस ये चैप्टर है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हैं वो मलयज हैं, है ना। ये हिंदी दिगंत भाग 2 है, ठीक है। जो हिंदी 100 मार्क्स 12th के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये शीर्षक के माध्यम से मैं आज वर्णन करूँगा। ये सारांश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये सारांश जो है ना से पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस सारांश को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस सारांश में मलयज द्वारा लिखा गया एक डायरी है और डायरी का पूरा वर्णन किए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए तो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे शुरू हमको ये देखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, जिसके लेखक कौन है? मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है 11वां लेसन है। 11 के बाद 2 लेसन और पढ़ना है, जो इसका पीछे 1 से 10 तक जो लेसन है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका वीडियो आपको अपलोड किया गया है, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल डाला हुआ, ठीक है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसके लेखक कौन है? मलयज है। मलयज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। मलयज जी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो 26 अप्रैल 1982 को इनका जन्म मलयज जी का जन्म हुआ तो 1935 ईस्वी को, जो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और जो 26 अप्रैल 1982 है, इनका ये निधन हुआ था मलयज जी का, ठीक है। तो चलिए अब हम सारांश की ओर बढ़ते हैं। जो हंसते हुए मेरा अकेलापन है, इसका सारांश क्या है सर देख लीजिए। सारांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका सारांश नजर आ पा रहा है ना। देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखक रानीखेत में मिलिट्री की छावनी के लिए काटे जा रहे पेड़ को देखकर संवेदित हो उठता है। देखिए जो लेखक है मलयज, वो इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताते हैं कि उस समय क्या है जब रानीखेत जो जगह है वहाँ पे एक मिलिट्री का छावनी लगा हुआ है, जहाँ पर फोर्स लोग मिलिट्री लोग रहते हैं। तो वहाँ पर छावनी के आसपास पेड़ है ना काटे जा रहे हैं। पेड़ को देखकर वहाँ पेड़ को काटा जा रहा है, तो उसे देखकर उनका मन में मतलब संवेदना उत्पन्न होता है। लेखक के मन में संवेदना उत्पन्न होता है, ठीक है। लकड़ियाँ जवानों के लिए शरद ऋतु तथा जलावन हेतु काटे जा रहे हैं। देखिए लकड़ी वहाँ पर जो है वहाँ इसलिए काटा जा रहा है कि वहाँ शरद ऋतु है, काफ़ी वहाँ पर ठंडा है ना। तो वहाँ पे जलावन के लिए वहाँ पे जवान लोगों के लिए जो जलावन करके भोजन पकाने के लिए और भी दूसरे सुविधा के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ को काटा जा रहा है, ठीक है। लेखक बताता है कि यह जवान एक गिरोह के आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। देखिए लेखक वो बताते हैं कि जो जवान है एक गिरोह का आत्मा है ना, जो आत्मा का एक नाद है, आवाज़ है, ठीक है। जब वे बोलते हैं तो एक भाषा में, गाते हैं तो एक भाषा में, रोते हैं तो एक भाषा में। लेखक इतना बोर हो चुका है। देखिए यहाँ पर बताते हैं उनका जब वर्णन किया जा रहा है कि जो लेखक को बताया जा रहा है, बताते हैं कि जवान जो है से गिरोह का आत्मा है, और क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है ना। वो जब वे बोलते हैं तो भाषा तो एक भाषा में, गाते हैं तो एक भाषा में, और रोते भी हैं तो एक भाषा में। लेखक ये सब सुनकर क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। आगे देखिए
कि पोस्ट ऑफिस के बगल में देवदार के एक पेड़ देखकर सोचता है कि यह 10 या 12 क्यों नहीं है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के बगल में एक देवदार नाम का एक वृक्ष है। उसे देखकर सोचते हैं कि यहाँ 10-12 क्यों नहीं है, एक ही आखिर में क्यों है। लेखक एक खेत के मेड़ पर बैठे कौवों की कतार देखकर सोचता है कि उम्र का फसल पक कर तैयार है। कहने का मतलब है कि लेखक जो है जब खेत के मेड़ पर बैठता है, जो आरी हम लोग कहते हैं, वहाँ पर बैठता है तो वहाँ पर कौवा कुछ बैठे हुए रहते हैं कतार में। तो उसे देखकर ये सोचते हैं कि उम्र का फसल जो है वो अब पक गया है, पक कर तैयार हो गया है। ठीक है, तैयार हो गया है। विगत का मेहनत मूल्य मिलने वाला है। जो किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं, कितने 3 या 4 महीने बाद उस मेहनत का फल जो है से मूल मिलने वाला है। मतलब पक कर जब तैयार हो जाता है तो कहा जाता है कि मूल अब प्राप्त होने वाला है। परंतु बचपना किसान कभी खिलता था। बचपन जब हो तो बचपना जो था ना, उस समय का बातें कुछ अलग होता था। धरती में कैसी महक है कि फसल कटने की नहीं हुई कि बटेदार तैयार है ना। जब फसल कटने वाले जब नहीं, मतलब फसल कटने लगता है तो जो बटैया करता है या उसके बदले कोई करता है तो वह है ना पहले ही से तैयार रहता है। कौसानी में देखा गया, कौसानी में जुलाई के महीने में लेखक चिट्ठी का इंतजार करता है। जुलाई महीना जब आता है, जुलाई महीना में जो लेखक है वह चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। ठीक है, उसका तबीयत खराब है ना, उसका तबीयत जो है क्या है, खराब है। आशा होता है कि दोपहर में चिट्ठी आएगी, परंतु नहीं आता है। वो विश्वास करते हैं कि दोपहर होगा ना तो उसके आसपास चिट्ठी हमारी आएगी, लेकिन चिट्ठी जो है वो आता नहीं है। सोचता था कि डाकघर में जाकर पूछूं, पर बहुत बेचैनी होती है ना। सोचते थे कि जाकर वहाँ पे पता लगा कि मेरा जो चिट्ठी आया कि नहीं आया, वो इसके लिए बहुत बेचैन रहते थे। कौसनी की बात है लेखक रोजाना अखबार देखने पहुँचता है। जो लेखक है से रेगुलर न्यूज़पेपर को देखता है, अखबार को देखता है। वहाँ पर एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वहाँ पे जब देखने जाता है अखबार को तो वहाँ पर एक आदमी से मुलाकात होता है जो लोगों से किसी पुस्तक के छापने के बारे में बात कर रहे थे, है ना। वहाँ पे एक आदमी मुलाकात करता है, मिलता है, तो वहाँ लोगों से कहता है, बतियात रहता है कि हमें पुस्तक जो है ना छापना है, इस विषय में बात करता रहता है। परिचय पूछने पर बलभद्र ठाकुर बताता है। जब पूछा जाता है कि तुम कौन हो या आप कौन हैं, तो अपना नाम बताता, क्या बलभद्र नाम बताता, बलभद्र ठाकुर। समझ गए। आगे देखिए, बताते हैं, है ना, बलभद्र ठाकुर बताते हैं नाम अब अपरिचित नहीं है, नाम मतलब सुना उना है। लेखक इनका पुस्तक कभी देखा है, कि लेखक को लगता है कि इनका जो पुस्तक है हम कभी देखा है। इस तरह से उसमें संलाप होने लगती है, ऐसा महसूस होने लगता है। शाम की थोड़ी बारिश के साथ लेखक नेकी परिवार के साथ समय बिताता है ना। जब बारिश के समय आता है, बारिश का शाम जो है लेखक के नेकी जो परिवार है उसके साथ समय बिताता है। घर की बूढ़ी माँ की एक स्केच, जो बुढ़ी का एक घर में एक बूढ़ी माँ है, उसका जो स्केच है, समझ गए, उसका स्केच, बूढ़ी माँ का स्केच बनाता है और उनकी घर की रंगीन स्केच बनाता है। मतलब एक बूढ़ी माँ और उनका घर जो है उनका एक स्केच करके एक मतलब मॉडल तैयार करता है। तथा जगत सिंह की भाभी के मांगने पर दे देता है। जब जगत सिंह जो है उनका भाभी मांगते हैं तो वो स्केच को देता है। कौसनी में शाम का समय है, रोज वह इसी समय बहुत प्यारी गंध हवा में उड़कर लेखक के बारजे तक, यानी बाहर तक आती है। समझिए ना, वहाँ पर बैठा हुआ है तो वहाँ पर की जो गंध है वह हवा में उड़कर लेखक के पास पहुँचता है या उसके आसपास पहुँचता है। इतनी कोमल मिठास में आंखें खूब
है ना खूब बखूब खुद बंद हो जाती है। इतना मिठास जो है ना उनका आँखों में वह खुद ब खुद क्या होती है, बंद हो जाती है। समझ गया? देखिए आगे। लेखक दिल्ली में एक 7-8 साल की लड़की को सेब बेचते देखता है, जो चाकू से एक फाक सेब काटकर ग्राहकों को चखाती है। जब लेखक दिल्ली के शहर में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक 7-8 साल की लड़की है, वह क्या करता है, सेब बेच रही है। और वह सेब जो है चाकू से काट काट कर एक फाक थोड़ा थोड़ा करके, है ना, सेब काट कर ग्राहकों को देखता है कि लीजिए चाखिए कैसा लगता है। 2-4 बार कोशिश करती है, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में है ना हाथ में या कहते हुए थमा देती है ना कि खुद ही चख लो। मतलब जब करते करते जब नहीं सेल होता है तो एक खिसियाई हुई हंसी अपना चेहरा पर लाकर लेकर हाथ में, है ना, चाकू देती है कि खुद चख लो। सब सेब मीठे हैं, बोलती है कि सब जितने भी सेब है वो मीठे हैं, अगर विश्वास नहीं तो चख लीजिए। मैंने उनके पतले लगभग झबराए जिस्म, उनके चेहरे और खुली कलाइयाँ को देखा और उन सेबों को ढेर की ओर देखा जिसको जल्दी जल्दी कम करने की ललक थी, है ना। वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर जो था उसको बेचने का ललक था कि जितना जल्दी बेचा जा सके। समझ गया? आगे देखिए। लेखक कहता है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है ना। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है, इसकी जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। कहने का मतलब है कि कोई संसार में जो भी पैदा हुआ है उसकी परवरिश माता पिता पर भी जाता है। जैसा उसका परवरिश कीजिएगा वैसे उसका मतलब आकार होगा, वैसा उसका वातावरण होगा, वैसा वैसा उसका मतलब चेंजिंग होगा। और ये सब मुझे से रचे जाने के बाद मुझ में इस तरह का होता है, स्वतंत्र हो गया, है ना। इस अपने हुए यथार्थ में मैं बंध गया हूँ। कहता है कि ये जो बना हुआ यथार्थ है उसमें मैं भी बंध गया हूँ। मेरे भीतर कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अर्थ ज़्यादा है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। यदि उनके बारे में लिखे तो अगर शब्द अधिक रहेगा तो उसका अर्थ ही कम जाएगा, यदि अर्थ को ज़्यादा लिखा जाए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों में तटस्थता कम रहती है। कहते हैं डायरी में जब लिखा जाता है तो शब्द और अर्थों में जो निकटता बहुत कम रहती है। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है। कभी कभी कविता लिखते समय, है ना, कविता जिस प्रकार लिखा जाता है उसी प्रकार हमने डायरी भी लिख दिया। यह शब्द और अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होती है। जब डायरी लोग लिखने लगते हैं ना तो वहाँ पर शब्दों का निर्धारित नहीं करते हैं, शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। जो लिखने रहते हैं, जो मन में आता है शब्द को अर्थ और अर्थ को शब्द में लिखा चला जाता है। समझ गए? सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे सिर्फ छिपा सकता है। लेखक कहता है कि जो कुछ लिखता हूँ सबका सब रचना नहीं होती, ये सिर्फ दस्तावेज है। कहने मतलब जो भी मैं लिखता हूँ वो सब ही सब जो है ना एक प्रकार का रचना नहीं, वह मेरे लिए वह एक दस्तावेज बन जाता है। लेकिन यह दस्तावेज भी ज़रूरी है, दस्तावेज जो है वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। जैसे दस्तावेज जब तैयार हो जाता है तो समझिए कि एक प्रकार का कच्चा माल है, उसी से फिर तैयार होता है। दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव है। वह मिट्टी है जिसके बिना न बीज का न सत्ता का। न बीज अपने को चरितार्थ करता है। लेखक कहते हैं कि इधर पता नहीं कि कितने सालों में मेरे होंगे।
इस डर से मैं कितने कितने घंटे तनाव में रहा। जब इस तरह का डर हमें सताने लगा तो मैं कितने कितने घंटे तक हम तनाव में बने रहे। बाहर गए आदमी की जब लौटने की संभावना समय बीत जाती है तो मन में डर सा घिर जाता है। जब लौटने की संभावना आती है तो क्या होता है, मन में एक डर सा एक माहौल हो जाता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है। मन में विभिन्न प्रकार की कल्पना होने लगते हैं, सोचने लगता है लोग। फिर जब लगता है कि प्रतीक्षा की घड़ी बात गया है, समय गुजर गया है, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है। समझ गए? अगर देखिए, सही सलामत और नसों की तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाती है। देखिए, आदमी का परिचर्चा है वह बहुत तरह का होता है। समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है, या ऐसा कहीं मुकाम आता है जो समय बीतता ही नहीं और समय तुम्हारा खटखटाते रहती है। इस तरह का समय होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए हमारा इतना ही वीडियो। समझ गए ना? अगले वीडियो में मैं हंसते हुए अकेलापन का मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सारांश को 2 बार 4 बार जरूर पढ़ लिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। सारांश था, समझ गए? और हंसते हुए अकेलापन जो एक प्रकार कहानी नहीं है, डायरी है। डायरी ये है ना, और डायरी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी 12th का तैयारी करना चाहते हैं 100 मार्क्स, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।